कंप्लीट किया था। आई थिंक सो चैप्टर नंबर 2 रिटेल ट्रेड कंप्लीट हो गया था। ये चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था। मुझे टॉपिक का नाम बता दो। यस सिर्फ नहीं बोलना, टॉपिक का नाम बता दो। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 चल रहा है कि चैप्टर नंबर 4 चल रहा है? आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज। ओके, चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 में सोल ट्रेडिंग कंसर्न हो गया था आई थिंक सो। ओके, सिर्फ सोल ट्रेडिंग कंसर्न हुआ या उसके बाद और कोई टॉपिक हुआ है? नो, ओनली दैट मच। ओके, मतलब सोल ट्रेडिंग कंसर्न ही हुआ है, उसके आगे और कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, तो चलो आज उसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 का ही नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आई एम कलेक्टिंग माय टेक्स्ट बुक। या गॉट इट। चैप्टर नंबर 4।
तहसीन जी अपना माइक बंद कर दीजिए। कृष्णा जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। चैप्टर नंबर 4 का 4.1 हम लोगों ने कंप्लीट किया, दैट इज सोल ट्रेडिंग कंसर्न। सोल ट्रेडिंग कंसर्न चैप्टर नंबर 4 का हम लोगों ने सोल ट्रेडिंग कंसर्न कंप्लीट किया। अब चैप्टर के सीरियल वाइज हमें इसके बाद स्टडी करना चाहिए था पार्टनरशिप फर्म। बट स्टूडेंट, पार्टनरशिप फर्म ये ऐसा टॉपिक है जो एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो सकता, उसके लिए 2 या 3 लेक्चर जाएंगे। और ये जो आज का लेक्चर है इसके बाद माइट भी आने वाले फ्राइडे या थर्सडे से शेट्टी सर डिसाइड दैट कि दे आर गोइंग टू गिव यू हॉलीडे और दिवाली वेकेशन, तो फिर अपना 1 वीक या 2 वीक का गैप पड़ जाएगा और फिर आपका पार्टनरशिप फर्म का जो लिंक है वो टूट जाएगा।
फिर वापस नेक्स्ट लेक्चर में आके वापस सब कुछ रिवाइज करना पड़ेगा। तो उसकी वजह से हम लोग अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हैं जो आज 11 बजे तक कंप्लीट हो जाए। तो वैसा टॉपिक कौन सा था? तो पार्टनरशिप फर्म के बाद वाला वो टॉपिक था, दैट इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ये टॉपिक है, बहुत पुराने टाइम से ओसीएम के सिलेबस में है। कुछ सालों पहले तक, मतलब लास्ट ईयर तक, कुछ सालों पहले तक क्या बोल रहा हूँ, लास्ट ईयर तक ये एसवाईजीसी का पार्ट होता था सिलेबस। ये पूरा चैप्टर ही एसवाईजीसी में था। हम लोगों ने ये चैप्टर एसवाईजीसी में ही पढ़ा था, बट अभी उन्होंने ये चैप्टर एफवाईजीसी के सिलेबस में लाके रखा है आपके लिए। ये सिलेबस आपके लिए लाके रखा है। सो अकॉर्डिंग टू दैट ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत हल्का फुल्का इजी चैप्टर है। सबसे पहला तो ये चैप्टर जब मैं जोगेश्वरी में पढ़ा था ना, तो अपने बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी से भी होते हैं। सो आई डोंट वांट टू डिवाइड यू इन हिंदू एंड मुस्लिम। आई डोंट बिलीव दैट myself is believe that each and every person is a human being. There is not a caste and any religion matter. We are sitting together, we are living together, we are one Indian family. But क्या है ना कि इस चैप्टर का नाम ही ऐसा आ गया कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ऐसे मेरे साथ इंसिडेंस हुआ था जोगेश्वरी के अपनी इसी क्लास में, पंकज क्लास में, आज से आई थिंक 4-5 साल पहले। एक स्टूडेंट को मैं यही समझा रहा था कि सी स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स को समझा रहा था कि ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस सिर्फ नाम के लिए हिंदू दिया है, इसमें हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ भी नहीं, इट्स अ फैमिली बिजनेस, और वो फैमिली बिजनेस की तरह ही चलाया जाता है। तो पीछे एक स्टूडेंट बैठा था एकदम और, फिर उसने पूछा फिर काहे के लिए हिंदू लिखा है उधर बोर्ड के ऊपर? मतलब बोर्ड के ऊपर इसलिए लिखा है क्योंकि बेटा बुक में लिखा है ना। तो बच्चे हंसने लगे, तो शायद उसे गुस्सा आया, तो उसने बोला फिर हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं, तो बुक में भी क्यों लिखा है? गलत लिखा है ना। बोला अरे बेटा ऐसे कैसे बोल सकते हैं गलत लिखा है? जो सिलेबस में वो दिया है, बट सर सिलेबस गलत है ना, फिर वो हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ भी नहीं है तो काय के लिए दिया वो? अब मैंने सोचा अब इसको चुपचाप करवाना पड़ेगा, इसका दिमाग का जो भी कचरा है वो निकालना पड़ेगा। मैंने उससे पूछा कि बेटा क्या है ना कि भले वी आर बिलीविंग दैट कि वी ऑल आर इंडियन फैमिली, हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ भी नहीं है, बट ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस जो भी एक्ट गवर्न करता है, उस एक्ट का नाम है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। मतलब देखो ना, सोल ट्रेडिंग कंसर्न के लिए कोई एक्ट नहीं है। पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ते तो पार्टनरशिप के लिए एक्ट आता इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसके लिए भी एक्ट है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है 1966, हर एक के लिए एक्ट है। तो वैसे ही दैट द सेम वे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के लिए जो एक्ट है वो हिंदू सक्सेशन एक्ट है। हिंदू सक्सेशन एक्ट मतलब जो हिंदू फैमिली से रिलेटेड एक्ट है। मतलब कल जाके अगर दो भाई आपस में झगड़ा भी करते हैं ना, तो उनका जो भी प्रॉपर्टी के ऊपर से झगड़ा सॉल्व करना है वो हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से होता है। इट्स अ फैमिली, इस बिजनेस के, ये फैमिली बिजनेस है, इस बिजनेस के सभी रूल्स उस एक्ट में लिखा है, और उसी वजह से इस बिजनेस का चैप्टर का नाम है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। और वैसे कैसा है ना कि फैमिली के रूल्स रेगुलेशन भले हम लोग नहीं मानते, बट ठीक है, बट हिंदू फैमिलीज के रूल्स रेगुलेशन अलग है, मुस्लिम फैमिलीज के रूल्स रेगुलेशन अलग है। और ये समझाते वक्त मेरे दिमाग में ना उस वक्त एक ही चीज आई, शादी। एक ही चीज आई, शादी। कि हिंदू फैमिलीज में शादी करने का तरीका अलग है, मुस्लिम फैमिली में शादी करने का तरीका अलग है। हिंदू फैमिली में शादी करने से पहले ही आग लगाई जाती है। आग लगाई जाती है मतलब 7 फेरे, अग्नि के 7 फेरे, मतलब आग लगाओ और फिर 7 फेरे लो। अब शादी से पहले ही आग लगा दिया, बाद में क्या खाक ठीक ठाक रहेंगे? बट मुस्लिम फैमिली में वैसा नहीं है ना। मुस्लिम फैमिली में शादी में कुछ भी आग वगैरह नहीं लगाया जाता। वो आई थिंक सो उन्हें कुछ मौलवी जी बोलते हैं। वो मौलवी जी आते हैं और दोनों को निकाह पढ़वाते हैं, और क्या सुंदर बातें बताई गई हैं उस निकाह में। मैंने एक मुस्लिम शादी अटेंड की है, इतनी अच्छी बातें। हिंदू फैमिली में तो शादी होती है ना, उसमें ऐसे कुछ करवाया जाता है। मुस्लिम फैमिली में जो शादी करवाया जाता है, उसका जो निकाह पढ़वाया जाता है, इतना सुंदर है,
उस लड़की के हिसाब से, उस लड़की की जिम्मेदारी उस पति को लेनी है, इस हिसाब से क्या सुंदर निकाह पढ़वाया जाता है। और देखने जाए तो दोनों कास्ट रिलीजन के हिसाब से बातें सेम है। हिंदू फैमिलीज में भी शादी में यही पढ़ाते हैं पंडित जी कि आपको क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है, कि वो लड़की तेरे पास आ रही है, वो लड़की तेरे अपना सब कुछ घर पर वगैरह छोड़ के तेरे साथ आ रही है, तो तुझे उसका कैसे ख्याल रखना है, क्या रखना है। यही बातें मुस्लिम कम्युनिटी में भी बताई जाती है, बट उधर की शादी को निकाह करते हैं, इधर की शादी को शादी बोलते हैं, दैट्स इट। बट वहां पे हिंदू फैमिलीज में शादी अलग है, मुस्लिम फैमिली 3 बार बोल दो कबूल है कबूल है कबूल है, शादी हो गई। वैसे ही तलाक करते वक्त मौलवी जी के साथ बोल दो तलाक तलाक तलाक, तलाक हो गया। हाँ ठीक है, अब 3 तलाक का मैटर कोर्ट में है, कोर्ट ने उसे गलत बोला है वगैरह, इट डिपेंड्स, बट सिस्टम तो यही था ना, दैट्स इट। मुस्लिम फैमिली में 3 बार तलाक बोल दो, बात खत्म। तो मुझे बाद में मेरे कुछ स्टूडेंट ने बोला कि सर उतना इजी नहीं होता है, फिर उसमें बहुत सारी प्रोसीजर होती है, फिर बहुत सारी पेशगी देनी पड़ती है, जिस बीवी को तलाक देते हो उस बीवी को बहुत सारा पैसा देना पड़ता है वगैरह वगैरह वगैरह। मैंने बोला बेटा वो सब ठीक है, बट तलाक 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 बोल के तो तलाक हो जाता है ना, बाद में वो सब देना पड़ता है, वो बात अलग, दैट्स इट। हिंदू फैमिली में तलाक लेने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है, डाइवोर्स का केस होता है, जज के सामने जाना पड़ता है, और उसके बाद वो तलाक होता है। मेरा समझाने का मतलब एक ही था स्टूडेंट की, हिंदू फैमिलीज के रूल अलग है, मुस्लिम फैमिलीज के रूल अलग है, दैट्स इट। तलाक मीन्स डायव्होर्स, घटस्फोट मराठीमध्ये घटस्फोट, इंग्लिश में डायवोर्स, दैट्स इट। तो ये बातें हैं, यानी वो मुस्लिम फैमिली का भी कोई बिजनेस रूल रहेगा, फैमिली बिजनेस होगा, उसके भी कुछ रूल्स रहेंगे, बट वो रूल्स सिलेबस में या उसके लिए कोई एक्ट नहीं है, इसके लिए सिलेबस में नहीं दिया है। हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से इवन मैं जब 12th में पढ़ता था ना स्टूडेंट, तभी भी ये चैप्टर था, तभी इस चैप्टर का नाम होता था ज्वाइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। अनडिवाइडेड क्योंकि तभी फैमिली भी ज्वाइंट रहती थी, बिजनेस भी ज्वाइंट ही होता था। मतलब एक पूरी फैमिली, मतलब 3 चाचा, फिर उनके लड़के, उनके बच्चे, सब एक ही फैमिली में एक ही घर में रहते थे। दैट इज ज्वाइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। इस तरीके से सब कुछ होता था। हाँ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ज्वाइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। देखो ना आपके इंट्रोडक्शन में उन्होंने HUF करके लिख के दिया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। बाद में उसका U निकाल के उन्होंने शॉर्टकट कर दिया। शॉर्टकट मतलब क्या, एक अनडिवाइडेड वर्ड निकाल दिया, क्योंकि ना आजकल की जनरेशन में लोग एक साथ तो नहीं रहते, बट बिजनेस एक साथ होता है, बिजनेस एक साथ होता है। मतलब आजकल वो लोग फैमिली डिवाइड रहते हैं अलग अलग जगह पे, बट जो बिजनेस होता है वो एक साथ जगह पे, एक जगह पे आके मिलके करते हैं, उसे कहा जाता है ज्वाइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। अब ये ऐसा बिजनेस आपको समझना है, ऐसा बिजनेस आपको समझना है, और इसके लिए यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वगैरह रियली ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ चैप्टर के नाम में लिखा है। बाकी अब ये फैमिली बिजनेस की तरह ही आपको समझना है कि एक फैमिली बिजनेस के रूल्स रेगुलेशन क्या हो सकते हैं, किस तरीके से हो सकते हैं, किस तरीके से हो सकते हैं। उसमें भी स्टूडेंट ऐसा था कि जब 1950, एक्चुअली इस एक्ट का रियल नाम था 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट में लिख के रखा हूं बोर्ड के ऊपर। ये वाला एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1955। अब ये एक्ट सर 1956 कैसे हुआ स्टूडेंट, जब अपने देश को आज़ादी मिली। आज़ादी मिलने के बाद हमारे देश के गवर्नमेंट ने एक 1950 में पहला तो हम लोगों ने संविधान एक्सेप्ट किया। 1950 में संविधान एक्सेप्ट करने के बाद अपने देश में अलग अलग कायदे बनने लगे, और उसी कायदों के हिसाब से मैक्सिमम उस वक्त हिंदू फैमिलीज थी, तो उस हिंदू फैमिलीज के हिसाब से उन्होंने हिंदू फैमिलीज के सभी झगड़े सॉल्व करने के लिए एक कायदा पास किया पार्लियामेंट ने, और उसका नाम था हिंदू सक्सेशन एक्ट। अब वो एक्ट पास हुआ 1955 में, बट उस एक एक्ट में एक गलत चीज लिखी गई थी। जिस संविधान ने हमारे लिखा था स्त्री पुरुष समानता, कि स्त्री पुरुष में समानता होनी चाहिए,
ये अपने संविधान में लिखा हुआ था, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने बनाया था। उसी संविधान के अपोजिट एक चीज यहाँ पे लिखी गई कि अगर हिंदू फैमिलीज में लड़के होते हैं तो उन्हें प्रॉपर्टी का इक्वल राइट्स मिलेगा, बट लड़की होती है तो उसे प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं रहेगा। ऐसे बात लिखने के बाद जब ये बात इंदिरा गांधी जी ने देखी, क्योंकि तभी प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इंदिरा जी ये उनकी बेटी थी, वो अभी तक पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं हुई थी उतनी, पर उन्होंने जब ये बात देखी तो उन्होंने ये बात अपने पिताजी से कही। 1950 से 1955 तक का पीरियड कंप्लीट हो गया था, सरकार जाते जाते ये एक्ट बना था। तो इंदिरा जी ने अपने पिताजी को ये बात समझाई कि जिस संविधान में लिखा है कि स्त्री पुरुष समानता, उसी संविधान के हिसाब से ये एक्ट गलत है। लड़कियों को इक्वल राइट्स क्यों नहीं है, लड़कियों को भी राइट्स मिलना चाहिए। तो पंडित जी ने बोला नो प्रॉब्लम बेटा, अभी इलेक्शन का टाइम है, जैसे इलेक्शन खत्म होकर हम लोग वापस सत्ता में आएंगे, हम लोग वो चेंज तुरंत करेंगे। और ये सब इलेक्शन होके रिजल्ट लगने में, वापस नया लोकसभा का सत्र चालू होने में टाइम गया, और तब तक 1956 आया। तो 1956 में वो अमेंडमेंट पास किया गया कि लड़की को भी इक्वल राइट्स है। ये 1956 में हुआ। बाद में जब इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर बनी तो उन्होंने इस एक्ट का नाम 1956 ही कर दिया। बोलते ये एक्ट सही मायनों में कंप्लीट कब हुआ, जब लड़कियों को इक्वल राइट्स मिला। इसलिए उनके प्राइम मिनिस्टरशिप में इस एक्ट का हमेशा जिक्र किया गया, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। बट स्टूडेंट ये सब बातें पेपर पे ही रही, एक्चुअल समाज ने ये बातें एक्सेप्ट ही नहीं की। आप लोग कोई भी पिक्चर निकाल के देख लो ना, हम साथ साथ हैं, हम आपके हैं कौन, विवाह, इवन कोई सीरियल निकाल के देख लो, जब सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, बड़े अच्छे लगते हैं। जो भी फैमिली सीरियल्स है उसमें हमेशा एक मेल पर्सन ही बिजनेस संभालते वक्त दिखाया गया है, कोई भी लेडीज पर्सन बिजनेस संभालते वक्त नहीं दिखाई गई, क्योंकि हमारे समाज ने कोई एक्सेप्ट नहीं किया। ये सब चेंजेस पेपर पे रहे, और पेपर पे रहने की वजह से आज भी इंडियन फैमिलीज में लड़कियों का सिर्फ राइट्स उतना ही है कि भाई तू ने जन्म लिया फैमिली में, तू रह, पढ़, खा वगैरह, शादी करके अपने घर पे चली जा, तेरे पिताजी के प्रॉपर्टी में तेरा कोई अधिकार नहीं है। ऐसे आज भी बर्ताव करवाया जाता है। और ये बात मुझे मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने ही बोली, दे आर फ्रॉम मारवाड़ी फैमिलीज, उनके खुद के ज्वेलरी के शॉप से बोलते हैं एग्जैक्टली सर हमारे घर में ऐसा ही होता है, हमें तो बीच में बोलने का अधिकार भी नहीं होता, जब बड़े लोग बोलते हैं तो हमें तो बाहर खड़े रहने का भी अधिकार नहीं होता कि खड़े रह के वो बातें सुने। आज भी बहुत सारे इंडियन फैमिलीज में अलग अलग कास्ट में ये बातें होती रहती। इसे ये सब बातें तो पेपर पे रही, रियल लाइफ में आज भी नहीं होता। अरे यूपी बिहार की फैमिलीज में आज भी गांव में औरतों ने घूंघट लेना कंपलसरी है, और घर में कुछ बड़े लोग अगर आके बैठे, चाचा वगैरह, तो वो नॉर्मली घर की बेटियां, बहुएं, ये उस किचन से बाहर नहीं आ सकती। आज भी ऐसे ट्रेडिशनल रूल्स रेगुलेशन है, यानी इंडियन समाज ने वो बात एक्सेप्ट ही नहीं की, भले जो कायदे ने दी है, और ये एक्ट के हिसाब से ये बिजनेस चालू हुआ। सिर्फ इस एक्ट के नाम में ये हिंदू वर्ड है, इसके लिए इस चैप्टर के नाम में हिंदू वर्ड है, वरना इट्स अ वेरी फैमिली बिजनेस। अब सबसे पहला तो सर कौन से बिजनेस को जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोलेंगे? स्टूडेंट, जब भी बिजनेस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के पास ट्रांसफर होगा, जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस जब ट्रांसफर होता है, तो दैट बिजनेस इज कॉल्ड एज अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। मतलब बिजनेस बाप ने चालू किया, बाप के पास से बिजनेस वो बेटे के पास गया, फिर उसके बेटे के पास गया, फिर उसके बेटे के पास गया। जब बिजनेस इस तरीके से जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है, तो उस बिजनेस को कहा जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। बचपन से ना, मतलब हमारे घर में टीवी का एक रूल है कि शाम को 6, 6:30 बजे के बाद टीवी का रिमोट आई के हाथ में, मतलब मैं आई बोलता हूँ, मम्मी के हाथ में चला जाता है। फिर मम्मी जो टीवी का चैनल लगाएगी, चुपचाप वही सीरियल देखने का। हम लोग अपनी मर्जी आज भी घर में नहीं चला सकते, आज भी नहीं। ना मेरी वाइफ कोई अपना मर्जी से चैनल देख सकते, ना मैं कोई मैच अपनी मर्जी से देख सकता। सही। इसे शादी के बाद मैंने क्या किया, कंप्यूटर अंदर वाले रूम में था, वहां पे मैंने टीवी ट्यूनर कार्ड लगाया, बीवी को बोला तुझे कभी देखना है तो तू यहाँ पे देखा कर। फिर मम्मी बाहर हॉल में टीवी देखती है, बीवी बेडरूम में टीवी देखती है, मैं किचन में होता हूँ बर्तन मांजने के लिए। शादी के बाद यही आदत होता है, कुछ नहीं, चलते रहता है। आप लोगों की भी शादी होगी तो आपको भी मालूम पड़ेगा, बहुत सारे बॉयज हैं, बी रेडी फॉर दैट।
हाँ, हंसने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग हंस रहे हैं, हंसने की जरूरत नहीं, सबको यही हालत होने वाला है, तो याद रखना। सो दैट इज द पॉइंट। मतलब मेरे घर में आज भी नहीं, और तभी से ना स्कूल टाइम से फिर मम्मी जो सीरियल देखेगी वो सीरियल देखना पड़ता था। रोज खाना खाते वक्त एक सीरियल लगता था, स्कूल में थे हम लोग, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ये सीरियल थी। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को लेक्चर में यही सीरियल का एग्जाम्पल देता हूँ। वो सीरियल था एक वीरानी इंडस्ट्रीज का, वीरानी फैमिलीज का। और वो सीरियल जब चालू हुआ था तो उसमें पहला वो बिजनेस वीरानी इंडस्ट्री चालू करने वाले पर्सन थे बापूजी। बापूजी यानी गांधी जी नहीं, गुजराती फैमिली में अपने बड़े पापा को बापूजी कहा जाता है, दादाजी को बापूजी, दैट इज बापूजी। फिर उनके 3 बेटे दिखाए गए, उनके 3 बेटे दिखाए गए थे। उसमें से बड़े बेटे का नाम था मनसुख, दूसरे बेटे का नाम था जीवनलाल, और तीसरे बेटे का नाम था हिम्मत। ये मनसुख तो जो था, इसके 2 बेटे थे, उसमें से एक बेटे का नाम था मिहिर, दूसरे बेटे का नाम था किरण, किरण ये लड़के का नाम था। इसके बेटे का नाम था चिराग, और इसके बेटे का नाम था साहिल। फिर मिहिर की जो बीवी दिखाई थी वो उस प्रोग्राम में बहुत फेमस हुई थी, और इतनी फेमस हुई कि वो आज अपने भारत सरकार में एक मिनिस्टर के रूप में काम कर रही है, दैट इज स्मृति ईरानी, जो उस सीरियल में तुलसी के रोल में थी। तुलसी के रोल में बहुत फेमस, वो 21 सीरियल उस पर्सन ने, उस लेडीज ने की, और वो इतनी फेमस हुई कि स्टूडेंट डायरेक्ट उसे बीजेपी में एक पोस्ट मिला, बीजेपी में नरेंद्र मोदी सरकार में आज एक अच्छे मिनिस्टर के पोस्ट पे है, दैट इज। और वो स्मृति ईरानी इस मिहिर की बीवी दिखाई थी, और ये मिहिर एकदम गुड बॉय दिखाया था, एकदम बेस्ट बॉय दिखाया था कि एक हर एक फैमिली में उस फैमिली का लड़का कैसा होना चाहिए, आदर्श कैसा होना चाहिए, तो वो दिखाया था। फिर इसके बाद दिखाया था उन्होंने कि उस मिहिर का बाहर कुछ लफड़ा हुआ, और उसे तुलसी से जो बेटा हुआ था उसका नाम दिखाया था गौतम, और जो लफड़ा हुआ था मंदिरा बेदी थी उस सीरियल में, और उनसे जो लड़का हुआ था उसका नाम दिखाया था करण। इसके बाद मम्मी ने सीरियल देखना छोड़ दिया, तो मुझे यहीं तक मालूम है। अब आप बोलेंगे क्यों छोड़ दिया सर? तो उधर दिखा ना मिहिर के 2 लफड़े, कि एक ऑफिशियल शादी एक अनऑफिशियल, तो मम्मी ने सीरियल देखना छोड़ दिया, बोलते कुछ भी पागल की तरह दिखा दे। मतलब मम्मी उसमें क्या है, क्या पागल की तरह दिखा है उसमें? बोलते कुछ नहीं, 2 शादियां दिखाते। मतलब तो तू भी देखेगा, तेरे दिमाग में भी असर होगा, तू भी 2 शादियों का सोचेगा। मतलब ऐसा थोड़ी मम्मी, अब वहाँ पे पिक्चर हम लोग देखते तो पिक्चर में मर्डर दिखाते, तो मैं थोड़ी मर्डर करने जाता है कुछ भी। मम्मी ने सीरियल देखना ही छोड़ दिया। मैंने बाद में मम्मी से पूछा, मम्मी क्यों सीरियल छोड़ा? तो मम्मी ने मेरे को बोला, तेरे को भी 2 भौरे हैं, इधर बालों में होते हैं 2 भौरे, तू भी 2 शादियां करेगा, सीरियल छोड़ दिया। मैंने बोला जाने दो, एक अच्छा हो गया, एक रोने धोने वाला सीरियल खत्म, कुछ इंटरेस्टिंग देखने के लिए मिलेगा। यस, हाँ आदर्श था, फिर भी 2 लफड़े। बोलो क्या बोलेगा, ये आदर्श थोड़ी है, यही मम्मी ने बोला, और इसीलिए मम्मी ने सीरियल देखना छोड़ दिया। वो 2 लफड़े होने से पहले तक वो आदर्श था, जैसे उसका दूसरा लफड़ा बाहर आ गया तो बाद में वो आदर्श खत्म हो गया, ऐसे। अब आप बोलेंगे सर क्या आप सीरियल की बातें कर रहे हैं, आप चैप्टर का बताओ। हाँ बता रहा हूँ ना कि अपने लिए इतना एग्जाम्पल इनफ है। इस एग्जाम्पल वाइज ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हुआ, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने वाले थे ये कैरेक्टर, दैट इज बापूजी। फिर उनके बाद उनका बड़ा बेटा बिजनेस संभालने लगा, दैट इज मनसुख। उनके बाद उसका बड़ा बेटा बिजनेस संभालने लगा। बिजनेस पूरे फैमिली का है, ओनरशिप पूरी फैमिली की, बट बिजनेस संभालने वाला एक पर्सन होता है। अब जो भी व्यक्ति बिजनेस संभालता है, जो भी व्यक्ति बिजनेस संभालता है, उसे कहा जाता है कर्ता। उसे कहा जाता है कर्ता, क्योंकि कर्ता सब काम करता है, कर्ता सब काम करता है, इसके लिए वो करता है। अब ये मत पूछना कर्ता क्या करता है। कर्ता बिजनेस को पूरा हैंडल करता है, बिजनेस के सभी डिसीजन, इवन फैमिली में क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये भी सभी डिसीजन बिजनेसमैन लेता है। मतलब ये पर्सन लेता है जो वो पूरा बिजनेस को चला रहा है, उसे कहा जाता है कर्ता।
और ये बिजनेस संभालेगा तो स्टूडेंट इसकी लायबिलिटी होगी अनलिमिटेड, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब कल जाके अगर बिजनेस में लॉस हुआ तो स्टूडेंट बिजनेस में लॉस होने के बाद जो भी लॉस है वो पूरा भरने की जिम्मेदारी इसकी रहेगी। भले बिजनेस फैमिली का है बट बिजनेस हैंडल तो ये कर रहा था ना, इसे जो भी लॉस होगा वो इसे अकेले को भरना पड़ेगा, इसके पर्सनल अकाउंट से जाएगा। अब पर्सनल अकाउंट की बात आई तो सर क्या हर एक का पर्सनल अकाउंट होता है क्या? हाँ स्टूडेंट, इस फैमिली का ये रूल था, हिंदू सक्सेशन एक्ट में लिखा हुआ था 1955 में कि इस फैमिली में जो भी लड़का जन्म लेगा, जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि लड़कियों को राइट्स नहीं था, लड़कों को था, तो इस फैमिली में जो भी लड़का जन्म लेगा उसे जन्म लेते ही उसका बैंक अकाउंट ओपन होगा। मतलब पहले 10-12 दिन जाएंगे, नामकरण विधि होगा, जैसे उसका नाम डिसाइड होगा, उसका बर्थ सर्टिफिकेट आएगा, वैसे ही फट कर से उसका बैंक अकाउंट ओपन करके जिस साल में, जिस फिनेंशियल ईयर में उसने जन्म लिया उसके नाम से वो प्रॉफिट निकाला जाएगा। क्या बात करें सर, अभी जन्म लेने वाले बच्चे को प्रॉफिट का हिस्सा? यस, क्योंकि वो लड़का है। बट यही अगर लड़की होती तो स्टूडेंट उसे कोई इक्वल राइट्स मिलता नहीं, उसका कोई बैंक अकाउंट ओपन होता नहीं, क्योंकि वो पराया धन है। वो शादी करके दूसरे के घर में जाएगी, वहां पे जाके अपना हक मांगे, यहां पे नहीं। ये ख्याल इस 1955 के एक्ट में लिखे थे और इसी को इंदिरा जी ने अपोज किया था। तो हर एक लड़के का अकाउंट होगा, हर एक लड़के का अकाउंट होगा, जब तक वो लड़का 18 साल का नहीं होता तब तक वो पैसा हर साल उसके अकाउंट पे जमा कर दिया जाएगा। जैसे वो 18 साल का पूरा होगा तो उसे उसका बैंक अकाउंट, पासबुक, चेकबुक दे देने का, भाई ये तेरा अकाउंट, ये तेरा पैसा, जा तू अपनी मर्जी से जो करना चाहता है कर। इस तरीके से फिर कोई भी हो, कोई भी बच्चा जन्म ले, फिर वो भाई का बेटा हो, भाई के भाई का बेटा हो, चलेगा। जो भी उस फैमिली में रहता है वो, दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी, कि हर एक का अकाउंट। अब हर एक का अकाउंट हुआ तो जो भी करता है उसके अकाउंट से वो पूरा लॉस पे किया जाएगा, बाकी ये फैमिली मेंबर के ऊपर कोई बर्डन नहीं रहेगा। अच्छा, फिर घर में जो पर्सन बिजनेस संभाल रहा है उसे कर्ता बोलते, तो सर जो बाकी के लोग हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें कहा जाता है स्टूडेंट को पार्टनर, को पार्टनर, और इनकी लायबिलिटी होती है स्टूडेंट लिमिटेड। उनकी लायबिलिटी होती है लिमिटेड। लिमिटेड लायबिलिटी यानी क्या कि जितना लॉस होगा वो कर्ता भरेगा, इनके पर्सनल अकाउंट का पैसा नहीं जाएगा। मतलब से फॉर एग्जाम्पल इसलिए लिया तुम लोगों ने कि बापूजी है, बड़ा बेटा मनसूख है, चलो मान लेते बापूजी ने रिटायरमेंट ले लिया, बापूजी ने बोला पूरा बिजनेस अब मनसूख देखेगा, तो घर में जीवन लाल और हिम्मत भी तो है, वो भी तो है। तो अगर मनसूख पूरा बिजनेस संभाल रहा है तो मनसूख बन गया कर्ता। अब जीवनलाल और हिम्मत, ये जो दो लोग हैं, ये लोग क्या बन गए? को पार्टनर। कल जाके बिजनेस में लॉस हुआ तो मनसूख के अकाउंट का पैसा जाएगा, इनके बैंक अकाउंट का पैसा जाएगा नहीं, इनके बैंक अकाउंट का पैसा जाएगा नहीं। क्यों सर? क्योंकि लायबिलिटी लिमिटेड है। ये लोग बोलेंगे हमारी लायबिलिटी लिमिटेड, बिजनेस तू संभाल रहा था करता, तो जो भी लॉस हुआ उसके लिए तू जिम्मेदार, हम लोग क्यों पैसा दें? हम लोग पैसा नहीं देंगे, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी। बट इसीलिए जो अनलिमिटेड लायबिलिटी बेयर कर रहा है उसे कस्टडियन कहा जाता है। कस्टडियन क्यों? क्योंकि उसके हाथ में सभी बिजनेस राइट्स, सभी प्रॉपर्टी राइट्स, इनके सभी राइट्स होते हैं। को पार्टनर है, इनके पास कोई अधिकार नहीं होता, बट इनके पास एक राइट है, दैट इज पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब क्या हुआ? पार्टीशन का मतलब हुआ कि अगर कल जाके कर्ता और को पार्टनर, मान लेते मनसुख और जीवनलाल दोनों में झगड़ा हुआ, ये जीवनलाल ऑफिस में गया, मनसुख को बोला ये करता तू क्या करता है, तू तो कुछ भी नहीं करता, ऐसा कैसा करता है। तो जीवनलाल को अगर गुस्सा आया तो जीवनलाल ये बात कर सकता है कि जीवनलाल बोल दे, मतलब अगर मनसुख उसका अपमान करता है कि तू टाइए ढकला, चल निकल, चल तेरे को क्या समझ में आता है बिजनेस में, कुछ भी नहीं आता, चल चुपचाप घर पे आके बैठ, तो जीवनलाल को ये राइट्स है कि वो अपना बिजनेस में हिस्सा मांगे है। इन्हें अच्छा खासा बिजनेस क्या हो जाएगा? डिवाइड। अच्छा खासा बिजनेस क्या हो जाएगा? डिवाइड। दैट्स इट, दैट इज इट। ये सब बातें होती है।
इसलिए दैट इज द कंडीशन। इससे जब भी लॉस होगा तो कर्ता के अकाउंट का पैसा जाएगा, को पर्सनल के अकाउंट का पैसा नहीं जाएगा। को पर्सनल के पास वैसा तो कोई राइट्स नहीं होता, बट पार्टीशन अपना हिस्सा मांगने का अधिकार को पर्सनल के पास बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। मैं बोलूं चैप्टर खत्म तो खत्म, इतना ही है सर, इतना ही है। चलो पॉइंट वाइज देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जिस्ट ओनली इन इंडिया, यस ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में अवेलेबल है। और उसी पहले पॉइंट के सेकेंड लाइन में आपको इस चैप्टर का एक्ट लिख के दिया, दैट इज हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। उसके बाद फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का है का स्टूडेंट, फॉर्मेशन का है, सॉरी हाँ फॉर्मेशन का है। फॉर्मेशन मतलब क्या, तो बिजनेस स्टार्ट करने की प्रोसेस। स्टार्ट क्या करना है, बिजनेस जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के पास जाएगा तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। बाप ने बिजनेस चालू किया सोल ट्रेडिंग के हिसाब से, बाद में बेटा हुआ, बेटे को वो बिजनेस हैंड ओवर कर दिया तो बन गया जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इट्स सिंपल दैट मच, ये इतना इजी है स्टूडेंट, दैट इज फॉर्मेशन। अब क्या बाप और बेटे के बीच में एग्रीमेंट होगा, बेटा तू साइन कर, तू मेरा बेटा है, इस तरीके से? बिल्कुल नहीं, बाप बेटे के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं। फॉर्मेशन इज टू मच इजी। उसके बाद मेंबरशिप, मेंबरशिप अनलिमिटेड, मेंबरशिप अनलिमिटेड। अब फैमिली में किसके कितने बच्चे होंगे वो अपने हाथ में थोड़ी है। हम लोग थोड़ी बोल सकते इतने बच्चे होने तो इतने बच्चे मत होने दो, ऐसा कुछ भी नहीं। इसलिए मेंबरशिप अनलिमिटेड है, जितने बच्चे पैदा होंगे उस फैमिली में वो सब मेंबर। ज्वाइंट ओनरशिप, हाँ ओनरशिप किसी एक की नहीं है, ओनरशिप पूरे फैमिली की है। मतलब ये जो जीवनलाल है, हिम्मत, ये बोल रहा हूँ, ये भी मालिक है, बट बिजनेस संभालने का राइट्स किसके पास है, कर्ता के पास। वरना पूरे घर का हर एक छोटे बच्चे से लेके बड़े पर्सन तक हर एक पर्सन उस बिजनेस का ओनर है, और इसलिए उन्होंने लिखा है जॉइंट ओनरशिप। उसके बाद गुड क्रेडिट स्टैंडिंग, पीढ़ियों से चलते आने वाला बिजनेस, कि मेरे पिताजी ने किया, उनके पिताजी ने किया, आज मैं कर रहा हूं तो 3-3 जनरेशन हुई। इससे मार्केट में नाम, गुडविल अच्छा होता है। उसके बाद मैनेजमेंट, हाँ ये एक इशू है कि जो मैनेजमेंट है ना वो अकेले के हाथ में है। वो अकेला पर्सन किसी से कुछ भी डिस्कस नहीं करता, चाहिए तो अपने फैमिली मेंबर से डिस्कस कर सकता है, नहीं तो वो अपने आप खुद डिसीजन लेता है, और बहुत बार उसके डिसीजन गलत भी हो सकती है, और जिससे बिजनेस में लॉस होगा। हाँ प्रॉफिट शेयरिंग बिल्कुल नहीं, प्रॉफिट खुद ही इंजॉय करेंगे, मेरा बिजनेस है, जो भी प्रॉफिट जाएगा वो फैमिली में जाएगा। याद रखना प्रॉफिट हुआ तो सब में इक्वली, बट लॉस हुआ तो सिर्फ और सिर्फ वो लॉस कौन भरेगा, कर्ता। प्रॉफिट हुआ तो सबके लिए इक्वली, बराबर से सुनना, प्रॉफिट हुआ तो सबको इक्वली, बट अगर लॉस हुआ तो वो लॉस सिर्फ कौन भरेगा, कर्ता। दैट मच सिंपल। ये सब बातें आगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट फीचर्स हो गए। अब एडवांटेज, इजी फॉर्मेशन, बिजनेस बाप चालू करेगा, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के पास चला जाएगा तो कहा जाएगा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। कोई रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर रजिस्ट्रेशन नहीं। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के हिसाब से रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल। रजिस्ट्रेशन ये ऑप्शनल है, मतलब चाहिए तो रजिस्ट्रेशन करो, वरना रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो भी चलेगा। दैट इज इजी फॉर्मेशन। प्रोटेक्शन ऑफ को पर्सनल इंटरेस्ट है ना, उन्हें भी राइट दिया ना कि अगर उनकी बातें नहीं सुनी जाती, उनका एडवाइस नहीं सुना जाता, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, पार्टीशन ले सकते हैं। ये देखो लिखा है पार्टीशन ऑफ बिजनेस, कि अच्छा खासा बिजनेस का क्या मांग सकते हैं, डिवीजन मांग सकते हैं। क्विक एंड प्रॉम्प्ट डिसीजन, क्योंकि पूरा बिजनेस करता अकेला हैंडल कर रहा है सर, फिर घर के लोग मदद नहीं कर सकते। हाँ वो लोग चाहे तो जाके खुद हेल्प कर सकते हैं, बट डिसीजन मेकिंग पावर ये सिर्फ और सिर्फ कर्ता के पास है। बाकी का कोई बिजनेस में आ भी गया फैमिली मेंबर तो नो प्रॉब्लम, वो अपने आप मर्जी से डिसीजन नहीं दे सकता, उसे कर्ता की परमिशन लगेगी। दैट इज क्विक, इसे कर्ता अकेला फटाफट डिसीजन ले लेता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब घर के बाकी के लोग आएंगे, घर के छोटे छोटे बच्चे आएंगे, देखेंगे कि ये लोग कैसे काम कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट ऑटोमेटिकली वो ट्रेनिंग ही तो हुआ, काम देखते देखते सीखना।
ऑन द जॉब ट्रेनिंग। उसके बाद को पार्टनर्स लायबिलिटी लिमिटेड, वो तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि को पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड। उसके बाद डीमेरिट्स, डीमेरिट्स में पहला अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता, वो भी डिस्कस कर लिया। उसके बाद लिमिटेड फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट रिसोर्सेज, हाँ यार जो भी पैसा है वो फैमिली का ही तो है। एक लिमिटेड फैमिली में ये लोग अपने मर्जी से कर्जा नहीं ले सकते क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, दैट इज लिमिटेड एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर कर्जा लेना चाहे तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन किया तो अपने सभी बुक्स ऑफ अकाउंट सब बातें ये सबको दिखानी पड़ेंगी। दैट इज लिमिटेड फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट रिसोर्सेज। नो सेपरेट लीगल स्टेटस, जो फैमिली मेंबर का स्टेटस वही उनका। अगर फैमिली मेंबर में से कोई मर गया तो बिजनेस तो कंटिन्यू चलेगा, एक फैमिली मेंबर मर गया तो दूसरा पर्सन बिजनेस हैंडल करेगा, बट बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो, मतलब कल अगर फैमिली ही ना रही तो बिजनेस बंद। अब ऐसा जॉइंट स्टॉक कंपनी में नहीं होता, धीरू भाई अंबानी ना रहे, मुकेश अंबानी भी चला गया तो उनके बदले में कोई और चलाएगा। देखो ना किंगफिशर कंपनी का क्या हुआ, विजय माल्या भाग गया, फिर भी कंपनी चालू है ना, दारू बन के आ ही रहा है ना। दैट्स इट, जॉइंट स्टॉक कंपनी में ये स्पेशल होता है। दैट इज नो सेपरेट लीगल स्टेटस, इनका कोई स्टेटस नहीं, जो फैमिली का स्टेटस वही उनके बिजनेस का स्टेटस। नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड। नो डायरेक्ट रिलेशन मतलब क्या, कि कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, मतलब मेहनत कौन करता है, करता, मेहनत कौन कर रहा है, करता, और प्रॉफिट सबको इक्वली, मतलब मेहनत एक करेगा, खाने के लिए सब लोग आएंगे, ये गलत है यार। ऐसा होना चाहिए कर्ता को ज्यादा परसेंटेज मिला, तो वैसा भी नहीं है कि कर्ता प्रॉफिट, कर्ता मेहनत करेगा, पूरा बिजनेस हैंडल करेगा, पूरा प्रॉफिट मैनेज करेगा, बट प्रॉफिट सबको क्या होगा, इक्वली डिवाइड होगा। दैट इज द पॉइंट, दैट्स इट। इज दैट क्लियर? तो सुन, दैट्स ऑल अबाउट दैट चैप्टर। यस, किसी को कुछ पूछना है तो अपना काम, लेक्चर हो गया, किसी को कोई डाउट डिफिकल्टी तो पूछो, घर पे आराम से पढ़ लेना। सभी पॉइंट्स मैंने बुक में से एक्सप्लेन कर दिए, उतने ही इजी लैंग्वेज में बुक में भी एक्सप्लेनेशन लिखा है। को पार्सनर, हम लोग जनरल क्या बोलते हैं, पर्सन, बट उन्होंने लॉ में क्या लिखा है, को पार्सनर मतलब घर में रहने वाले व्यक्ति। इट इज नॉट अ स्पेलिंग मिस्टेक, वो को पार्सनर ही है, को पार्सनर ही है। यस, और किसी को कोई डाउट डिफिकल्टी है? नहीं? तो चलो आज यहीं पे रुकते हैं। थैंक्स फॉर कोऑपरेशन, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे। इसके बाद शायद दिवाली के बाद मिलेंगे। तो स्टूडेंट, हैप्पी दिवाली, विश यू अ वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली। संभाल के दिवाली सेलिब्रेट करना। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।